चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मेरी बात क्लियर है ना? एक बार सब मेरे को बता दीजिए अगर किसी को कोई डिस्टरबेंस नहीं आ रही होनी चाहिए। ओके। मेरा नाम ईशा मलिक है और मैं रोहतक हरियाणा से हूँ। मैंने अपनी एमएससी पास आउट की हुई है एमडीयू से। उसके बाद मैंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है, कुछ टीचिंग एग्जाम्स क्वालिफाई किए हुए हैं। आपको नहीं आ रही आवाज? आ रही। मैंने कहा मेरा नाम ईशा मलिक है, ईशा मलिक। ठीक है। मैं रोहतक हरियाणा से हूँ और मैंने एमएससी अपनी आ रही है। हरियाणा क्लियर नहीं आ रही? किसी को आ रही है, किसी को नहीं आ रही। मतलब अगर ऑलमोस्ट बच्चों को आ रही है तो सभी लोग हेडफोन्स ईयरफोन्स यूज करें और अननेसेसरी माइक अनम्यूट ना करें। ठीक है, जो बोल रहा है वही माइक अनम्यूट रखेगा। मैम को बोलने दो। ठीक है, कंटिन्यूएशन। उन्नति क्या तुझे मेरी आवाज सही आ रही है उन्नति? यस, क्लियर है। ईयरफोन्स यूज हेलो। करेंगे तो और ज्यादा क्लियर आएगी। यस मैम। चलो अब मैं मान रही हूँ क्योंकि मुझे उन्नति पर विश्वास है कि वो सही बोल रही है, मेरी आवाज सही है। चलो अब मैं मान लूंगी, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी कि आवाज खराब है। ठीक है। चलो, तो मैं अपने बारे में बता रही थी। मेरा नाम ईशा मलिक है, मैं रोहतक हरियाणा से हूँ। मैंने अपनी एमएससी पास आउट की है एमडीयू रोहतक से, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी इन 2019। उसके बाद मैंने नेट क्वालिफाई किया है, कुछ टीचिंग एग्जाम्स स्कूल लेवल के भी क्वालिफाई किए हैं। तो और आज मैं आपको जैम की कोचिंग के लिए, कोचिंग या गाइडेंस जो भी आप बोलना चाहें, उसके लिए लीनियर अलजेब्रा की क्लास मैं करवाना चाहती हूँ आपको। अगर आपको पसंद आएगी तो आगे कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं आएगी तो कंटिन्यू तो तब भी रहेगा लेकिन किसी और के साथ। ठीक है। तो उससे पहले मैं जैम के बारे में थोड़ा पूछना चाहती हूँ। मतलब किस कौन कौन ऐसा है जिसको जैम की थोड़ी बहुत नॉलेज है और कौन ऐसा भी हो सकता है जिसको नॉलेज ना हो। तो क्या आप सबको जैम के बारे में पता है, जैम क्या है? यस मैम। यस। क्या किसी को नहीं पता है? मैं ये मान के चलूं कि किसी को नहीं पता है, या ये मान के चलूं सबको पता है? हाँ मैम। जैम होता है, मैं ही बता देती हूँ, मुझे अभी समझ नहीं आएगा सबको पता है या नहीं है। तो जैम होता है जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट फॉर मास्टर। तो हम मैथ्स के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, आईआईटी से एमएससी करना चाह रहे हैं हम, इसीलिए हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और प्रिपरेशन की किसी की हर सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी हो सकती है कि कोई जैम ना देना चाहता हो लेकिन फिर भी प्रिपेयर करना चाहता हो, तो उसका इंटरेस्ट हो सकता है, या जो भी कुछ अलग अलग चीजें हो सकती हैं। लेकिन हम स्पेशली यहाँ पे जैम के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ेंगे और उसी के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो जैम का एक बार मोटा मोटी देख लेते हैं हम, क्या क्या आता है इसमें, इसका पैटर्न क्या होता है जैम का। तो जैम में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आते हैं एमसीक्यू, एक आते हैं एमएसक्यू और एक आते हैं एनएटी। एमसीक्यू होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमएसक्यू होते हैं मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट न्यूमेरिकल आंसर टाइप। इसमें आपको 4 चॉइसेस मिलती हैं एमसीक्यू में। एमसीक्यू में 4 चॉइसेस मिलती हैं और उनमें से कोई एक आंसर देना होता है। एमएसक्यू में आपको 4 चॉइसेस मिलती हैं लेकिन उनमें से आंसर कितने भी हो सकते हैं, एक आंसर भी हो सकता है, 2 आंसर भी हो सकते हैं, या चारों के चारों भी आंसर हो सकते हैं। और जो नेट होता है उसमें ऑप्शन नहीं आते, आपको कीबोर्ड की हेल्प से अपना आंसर जो है वो
टाइप करना होता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? मेरे को अगर आप खाना में क्विकली जवाब देते जाएंगे ना तो सेशन फटाफट हो जाएगा और बोरिंग भी नहीं लगेगा। ठीक है, और ये ना हो कोई एक ही बच्चा आंसर करे, तो वरना फिर मैं जबरदस्ती बुलवाऊंगी। और कोई ऐसा बच्चा भी है, क्योंकि देखो ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है, मैं ये मानती हूँ। तो कोई ऐसा बच्चा भी है जिसको ये नहीं पता था, अगर नहीं पता था तो अब पता चल गया, तो वेल एंड गुड। अब ये 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो कितने क्वेश्चन आएंगे टोटल हमारे पास? हमारे पास टोटल क्वेश्चन होंगे 60 क्वेश्चन होंगे। और टोटल मार्क्स कितने होंगे इन 60 क्वेश्चन के? 100 मार्क्स। वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसके बारे में भी हम पता करेंगे अभी। तो और टोटल टाइम कितना होता है हमारे पास? 3 आवर्स, 3 घंटे होते हैं। 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और हमें 100 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करने होते हैं। अब कुछ क्वेश्चन इसमें 1 मार्क्स के आते हैं और कुछ क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के। ठीक है, साथ में क्या होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। मतलब अगर आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है तो उसके गलत होने पे आपके 1 + 1/3 कट जाएंगे। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 + 2/3 आपके कट जाएंगे। तो आंसर भी ध्यान से करना होगा, एक्यूरेसी भी अच्छी करनी होगी हमें, और क्या चीज़ है, टाइम मैनेजमेंट भी करना होगा। क्योंकि अगर हमें 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और उसके लिए हमें 3 घंटे मिल रहे हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से कैलकुलेट किया हुआ है कि वो ऐसे तो क्वेश्चन देंगे नहीं जो क्विकली हो जाएंगे 1-2 सेकंड में। तो मतलब टाइम कंज्यूमिंग होंगे, लेकिन हमें कुछ कुछ ऐसी ट्रिक्स सीखनी पड़ेंगी जिससे हमारा ये टाइम क्या है जो थोड़ा सेव हो जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किस फॉर्मेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले होता है एमसीक्यू। एमसीक्यू जैसे मैंने बताया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसका एक ही आंसर होता है। इसमें टोटल क्वेश्चन आते हैं 30 क्वेश्चन। ठीक है, 30 में से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं 1 से 10 और 11 से 30। मतलब ये 20 क्वेश्चन और ये 10 क्वेश्चन। ये जो 10 क्वेश्चन होते हैं जो ये होते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन, और जो ये 20 होते हैं 11 to 30 ये होते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। यहाँ तक क्लियर? फिर चलते हैं हम अपने एमएसक्यू पे। एमएसक्यू में आते हैं मतलब मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। इसमें आंसर एक भी हो सकता है, 2 भी, लेकिन ये नहीं है कि मान लो किसी क्वेश्चन के 4 आंसर करेक्ट हैं, तो अगर आप 2 मार्क्स करके आओगे, 4 ऑप्शन में से 2 मार्क करके आओगे तो वो आपका गलत ट्रीट होगा। तो इसको ध्यान से करना बहुत जरूरी है। तो इसमें आते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ इसको 31 से 40, 10 ही क्वेश्चन आते हैं इसमें, और सभी क्या होते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। मतलब अगर हम ये ठीक करके आ सकते हैं तो हमें काफी स्कोर मिल सकता है अच्छा। उसके बाद आता है सेक्शन सी, जो कि है न्यूमेरिकल आंसर टाइप। अभी तक कितने क्वेश्चन कवर हो चुके हैं हमारे, बताना जरा। सो रहे हो या ध्यान दे भी रहे हो? 40। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे? 40। कौन बताएगा? तान्या है कोई शायद यहाँ पे प्रेजेंट? तान्या बताएगी। मैम 40 आप तान्या हो क्या? यस मैम। 40 हो चुके हैं ना? अगर कोई लेटा हुआ है तो वो उठ जाओ, अगर कोई बैठा हुआ है तो वो बैठे ही रहो, मतलब उसको खड़े नहीं होना है। लेकिन अगर नींद आए तो खड़ा भी हो सकते हो, लेकिन अटेंटिव होके पढ़ना है। बस यही फर्क होता है नेट में और आपके जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट होते हैं कि उसमें हम कम अटेंटिव होते हैं तो भी काम चल जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा। तो 40 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, बचे कितने हैं 20। तो वो 20 क्वेश्चन आते हैं इसमें। 10-10 का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं और 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 41 से 50 और 51 से 60। अब ये 20 क्वेश्चन ये हो गए, और ये आता है हमारा कितना हो गया 30 मार्क्स।
ये 20 क्वेश्चन हो गए 30 मार्क्स के, और ये 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और जो ये वाले 30 क्वेश्चन थे ये 50 मार्क्स। कैलकुलेट करना हो गया 100, 50 प्लस 20 70 और प्लस 30 100, तो 100 मार्क्स हमारे हो चुके हैं यहाँ तक। क्लियर ये चीज सबको? अगर इस पेपर पैटर्न में किसी को कोई डाउट है तो मुझसे अभी पूछ सकते हो, अभी पूछ लोगे तो अच्छा रहेगा, बाद में भी पूछ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब हम एक बार अपने सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। क्लियर है मैम। जस्ट सेकंड। क्लियर है, चलो अच्छी बात है, क्लियर है तो। एक बार मैं इसको समझ लूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है मेरे को समझने में। यहाँ पे ना एक वो होता था जिससे ये हट जाते थे, लाइनिंग हट जाती थी, मैं वही ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। अगर किसी को दिख रहा है मेरी स्क्रीन पे तो प्लीज मेरे को बताएं। नहीं दिख रहा तो हम इसी में करेंगे, पर ये इसमें तो मजा नहीं आएगा। एक मिनट में ढूंढ लूँ एक बार। क्या करना है मेरे को फिर से बताइए। हम्म, हो गया, यही करना था, लाइनिंग थी ना जो वो रिमूव करनी थी। तो अब हम जो सब्जेक्ट करने वाले हैं वो है क्या है, लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा पे इसका थोड़ा सिलेबस डिस्कस करते हैं पहले। देखो ये दो टाइप से डिवाइड किया होता है लीनियर अलजेब्रा हमारा। एक में आता है मैट्रिसेस और दूसरे में आता है अपने वेक्टर स्पेसेस। मैट्रिसेस में क्या होता है हमारा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैंक आता है, नलिटी आती है। कुछ बच्चों को ये नाम अजीब लग सकते हैं सुनने में, बट ट्रस्ट मी ये बिल्कुल अजीब नहीं लगेंगे जब एक बार आप स्टार्ट कर दोगे। लीनियर अलजेब्रा इतना इजी सब्जेक्ट है और इतना स्कोरिंग है कि आपको ये चीजें बड़ी अच्छी लगने लगेंगी एक बार जब आप स्टार्ट कर दोगे। उसके बाद आता है हमारा रैंक नलिटी थ्योरम। फिर हमारा आता है इनवर्स, मैट्रिक्स का इनवर्स, डिटर्मिनेंट, मैं ऐसे डिनोट कर देती हूँ वेयर ए इज अ मैट्रिक्स, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर, ये सब हम मैट्रिक्स में कवर करेंगे। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं जुबैर? आई थिंक जुबैर ही है आपका नाम। मैम वो स्पेशल टाइप्स नहीं है मैम मैट्रिसेस की? क्या स्पेशल, मेरे को समझ नहीं आया। है ना स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस? हाँ वो उसी में कवर हो जाएंगी, उनके बिना ये सब डिस्कस कैसे करेंगे। डिटर्मिनेंट का मतलब ये थोड़ी है कि हम सिर्फ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट क्या होता है, किस टाइप की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट की शॉर्ट ट्रिक्स कैसे होती हैं, वो सब हम इसमें कवर करेंगे। मतलब मैट्रिक्स मैट्रिक्स के बारे में सब कुछ, जो भी चीजें होती हैं हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो चीज टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वेक्टर स्पेस में क्या आता है, लीनियर इंडिपेंडेंट और लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स की बेसिस, डायमेंशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम शॉर्ट में एलटी बोलते हैं। फिर आता है हमारा रेंज स्पेस, नल स्पेस, रेंज स्पेस आएगा,
नल स्पेस आएगा, और इसमें भी क्या आएगी, रैंक नलिटी थ्योरम। देखो मतलब एक बार यहाँ पे पढ़ लोगे तो वो रिपीट हो जाएगी यहाँ पे, और एक बार हमने मैट्रिक्स पढ़ लिया तो हम वेक्टर स्पेस की ऑलमोस्ट चीजों को हम किससे रिलेट कर पाएंगे, मैट्रिक्स से रिलेट कर पाएंगे। तो मतलब अगर आपको मैट्रिक्स अच्छे से आ गई तो आपको ये लगा लो 70% लीनियर अलजेब्रा आ गया। ठीक है, चलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स से ही, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज टेस्ट कर लूँ आपकी। पता है क्या, ऐसे एग्जाम्स में जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं ना, तो जुगाड़ समझते हो तुम सब, जुगाड़ लगाना भी आना चाहिए, मतलब ट्रिक्स मैम। कैसे यूज करनी है, कि जरूरी नहीं है कि हर बार हमें क्वेश्चन आता हो, जी मैम। का प्रोसीजर हमें पता हो, लेकिन फिर भी कई बार क्वेश्चन निकल जाते हैं, तो वो जुगाड़ भी हमें आना चाहिए। तो हम कुछ क्वेश्चन ऐसे ही ट्राई करते हैं मतलब निकालने की, जो 2022 में आए हुए हैं, सभी नहीं कराऊंगी, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मतलब आप कर सकते हो जितनी आपकी नॉलेज है अभी। अगर कोई फर्स्ट ईयर का है तो वो भी अटेम्प्ट कर सकता है, क्योंकि 12th में हम इनको पढ़ के आए हुए हैं, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैट्रिक्स को, तो घबराने वाली बात नहीं है, और सभी ट्राई करेंगे। और मेरी क्लास में हर बच्चा कॉपी पेन लेके बैठेगा। क्या आप सबके पास कॉपी पेन है हाथ में अभी? अगर किसी के पास नहीं है तो वो जाके ले आओ अपना। देखो ऑनलाइन क्लास है, मैं बोल ही सकती हूँ, बोलने से ज्यादा तो कुछ और कर नहीं सकती। तो आपको सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होना काफी जरूरी है। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑनलाइन क्लासेस में, क्योंकि करना ही आपको है। अगर आप ये सोचो कि हम 2 घंटे की क्लास देख के और बस नोट्स भी बने बनाए मिल जाएंगे हमें, वो पढ़ के हो जाएगा, तो ऐसे होने वाला नहीं है। जैम कोई हार्ड नहीं है, लेकिन कंटिन्यूटी मांगता है जैम, और थोड़ा सा हार्ड वर्क और साथ साथ थोड़ा बहुत स्मार्ट वर्क। तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी होगी अगर आप रखोगे तो ऑनलाइन लेक्चर्स में। तो जाग जाइए, अब मैं क्वेश्चन देने वाली हूँ। तो देखो एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, एम एक मैट्रिक्स दी हुई थी 1 1 1 0, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी ये, बिलोंग्स टू M2R। अब ये बिलोंग्स टू M2R क्यों बोला है, इसका मतलब भी हम समझ जाएंगे अभी जब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और क्या बोला हुआ है कि जो ये मैट्रिक्स है ना, ये सेटिस्फाई करती है किस चीज को, इसको m रेज टू पावर 8 1 0 इज इक्वल टू एक्स वाई, की अगर हम इस मैट्रिक्स की 8th पावर करें और उसकी मल्टीप्लाई 1 और 0 इस वेक्टर के साथ करें तो हमें एक्स वाई मिलता है। तो हमें क्या बताना था, देन एक्स की वैल्यू हमें बतानी थी क्या आ सकती है। ऑप्शन भी मैं दे देती हूँ, ए है 21, बी ऑप्शन है 22, सी ऑप्शन है 34 एंड डी ऑप्शन है 35। लगो फटाफट सॉल्व करने। मैं 3 मिनट का टाइम दूंगी आपको इस क्वेश्चन के लिए। आई एम होपिंग कि सभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मैं फिर से अभी दिखा दूंगी एक बार क्वेश्चन। यस मैम, क्वेश्चन दिखाइए। जी जी बिल्कुल, देखिए ये क्वेश्चन है और ये लास्ट ईयर आया हुआ था क्वेश्चन। तो अभी एक एक करके मेरे को इसकी अप्रोच बताएंगे। अभी मेरे को इंद्रजीत का नाम याद आ रहा है। इंद्रजीत, आप प्रेजेंट हो क्लास में? हाँ मैम। अगर आपको इस स्टेज पे अभी ये कोई क्वेश्चन निकालने को दे दे तो आप अप्रोच क्या लगाओगे इसमें, अप्रोच बताओ मुझे। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है मतलब हमें। आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया इसको देख के कि मुझे क्या, सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है? तो
सबसे पहला थॉट क्या आया है आपके दिमाग में? मनदीप, मैम अगर तान्या, हम स्क्वायर करें, सभी एक एक करके खुद से बताओ, क्योंकि एकदम मैम अगर हम क्या एम स्क्वायर अगर हम एम स्क्वायर निकालेंगे, हाँ एम स्क्वायर निकाल जी, एम स्क्वायर निकालते हैं। और किसी के दिमाग में कुछ और आ रहा है तो मेरे को बताइए। एम स्क्वायर तो हम निकाल लेंगे, अभी जैसे जुबैर ने बताया हम एम स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो निकालेंगे एम स्क्वायर। मैं प्रोडक्ट बता देती हूँ, इस रो की इस कॉलम के साथ करनी होती है, फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्लस सेकंड तो एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट के साथ। जिन बच्चों को नहीं आता वो सीख लीजिए। एक मेथड और एक बार ये कर लेते हैं जुबैर, उसके बाद दूसरा भी बताना। हाँ हाँ, आपके दिमाग में ठीक है, अच्छी बात आ रहा है। एक बार ये कर लेते हैं, क्योंकि सबसे बेसिक यही हो सकता है इसमें, जो किसी बच्चे के दिमाग में आ सकता है। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम। देखो 1 1 प्लस 1 1 करेंगे तो 2, यानी कि 1 प्लस 1। मैं बहुत बेसिक से करा रही हूँ ताकि जिस बच्चे को प्रोडक्ट करना थोड़ा सा भी भूल गया है तो वो सीख पाए। दूसरे की क्या हो जाएगी 1 प्लस 0, फिर होगा 1 प्लस 0 एंड 1 प्लस 0। अगर मैं कहीं मिस्टेक करूँ तो प्लीज मुझे बताएं। 2 1 1 1। अब एम स्क्वायर निकल गया हमारा। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें 8 पावर तक जाना है। देखो, तो अगर मैं एम स्क्वायर को फिर से एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास एम की पावर 4 आ सकता है। तो वही करते हैं, इंटू 2 1 1 1। एम स्क्वायर की मैंने एम स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई कर दी, तो अभी मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। आई होप सबको आता है, अगर नहीं आता है तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए। 4 प्लस 1 एंड ये हो जाएगा 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1। तो ये क्या आया हमारे पास, 5 3 3 2। इसके बाद अगर मैं 4 पावर को फिर से 4 पावर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 8 पावर आ सकती है, मुझे दिख रहा है। जी मैम। तो वही करेंगे अब हम। 5 3 3 2, 5 3 3 2। चलो करते हैं मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 9, 34 है ना। और ये हो जाएगा 15 प्लस 6, 20 21 आई थिंक। नीचे 21 और 13। और ये भी 21 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 13 चलिए उसके बाद तो अब देखते हैं, हम 8 पावर निकाल चुके हैं। अब देखते हैं क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में। 8 पावर को अगर हम 1 0 से मल्टीप्लाई करें तो एक्स वाई हमें मिल रहा है, तो कर देते हैं भाई 1 0 से मल्टीप्लाई। हमें क्या है, 1 0 लिखो और कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब देखो ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, तो हमें आंसर में क्या मिलने वाली है, 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 34 और दिस इज 21। वो दिया हुआ है हमें एक्स वाई, और पूछा हुआ है एक्स की वैल्यू बताओ जी। तो एक्स की वैल्यू हमारे हिसाब से क्या आ रही है, 34। अब देख लेते हैं ऑप्शन में इसका है या नहीं। ये मिल गया हमें 34, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखो कोई डिफिकल्ट है क्या? 21 की जगह 0 आएगा ना मैम शायद। नहीं है। दूसरा मेथड इसका हो सकता है कैरेक्टर 0 तो मैम नहीं आना लास्ट वाला चाहिए। मैम 0 कैसे आएगा? लास्ट में इस रो की इसी तरफ मैसेज आ रहा है ना। हाँ, सेकंड रो की इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 के साथ, तो 21 ही आएगा। 21 की 1 के साथ प्लस 13 की 0 के साथ, तो 21 बचा ना। ओके मैम। ठीक है, इसका दूसरा मेथड और है जो हम क्लासेस में हम सीखेंगे। तो अभी मतलब जो बिल्कुल बेसिक नॉलेज भी रखता है वो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, बट क्या है इसमें टाइम लग रहा है हमारा ज़्यादा। तो हम वो टाइम कैसे सेव करेंगे, सीख के नई नई चीज़ें, दूसरी चीज़ें सीख के हम अपना टाइम सेव करेंगे। अब एक और क्वेश्चन आया हुआ था, वो देखते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या है, एक मैट्रिक्स दी हुई है
11 10 10 10, फिर है 10 11 10 10 10 10 11 10 10 10 10 11। और ये इसका कुछ भी m नाम दे रखा है और फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ m। तो जुबैर और कौन था दूसरा, मनदीप आई थिंक, और एक और लड़का था, मेरे को नाम याद नहीं है अभी, वो सब अभी चुप रहेंगे और जिससे मैं पूछूंगी वो बताएगा। अभी ये नोट कर लीजिए क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, सभी नोट करेंगे। 11 10 10 10, फिर नेक्स्ट कॉलम दिया हुआ है 10 11 10 10, नेक्स्ट कॉलम है 10 10 11 10 और नेक्स्ट है 10 10 10 11। हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है इस मैट्रिक्स का। किसी को क्वेश्चन में डाउट है तो बताओ। और हाँ अक्षर, ये सीबी सर हैं कोई, आप अप्रोच बताइए सर अपनी, क्या रखेंगे आप? सीबी सर क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? यस मैम। दीपांश यस मैम। अप्रोच बताइए आप क्या रखेंगे इस क्वेश्चन के लिए अप्रोच? जी बोलिए। जो नहीं शायद बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आप बोल दीजिए। जो भी मैंने क्वेश्चन लिखा है उसकी अप्रोच क्या रखेंगे? जी प्रियंका। यस मैम, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए मैम 3x3 तक तो ठीक है मैम। मैम जो 11 है ना, इसको 10+1 लिख लीजिए। फिर उसके बाद 10 10 10 वाली मैट्रिक्स अलग से और आइडेंटिटी मैट्रिक्स अलग से। चलिए, आप प्रियंका है क्या? हाँ जी मैम। ये जवाब प्रियंका ने दिया है? ठीक है, बिल्कुल सही बात। अभी हाँ कोई जी और मैम। बोल रहा था कि 3x3 तक ठीक है, आप बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं? डायरेक्ट आई थिंक सीबी सर बोल रहे थे कि 3x3 तक तो ठीक है। ये 4x4 मैट्रिक्स बन रही है तो एक्सपेंड कर सकते हैं। मैम लेफ्ट ओके, इसका डिटर्मिनेंट तो क्या होगा? लेंथ ही हो जाएगा मैम अगर हम मैम जनरल लेंथ हो जाएगा। जी बिल्कुल, हाँ लेंथ हो जाएगा, जीरो समझ आएगा गई क्या? मैं। लेकिन अगर हमें कुछ और नहीं आता तो हम क्या पता, जीरो लेंथ आएगा क्या मैम डिटर्मिनेंट? 41 आएगा क्या? ये तो निकालेंगे तो पता कैसे। मैं आंसर नहीं मैम। पूछ रही हूँ, मैं बस अप्रोच पूछ रही हूँ, आप क्या लगाना पसंद मैम करेंगे, डिटर्मिनेंट आपके दिमाग में क्या आ रहा है? जी बोलिए। वो आज या कॉलम आज ऐड कर देंगे इस तरह का मैट्रिक्स में। जी बिल्कुल, ये भी अच्छी अप्रोच है आपकी। तो देखो 4x4 मैट्रिक्स का वैसे लेंथ ही हो जाएगा निकालना, लेकिन अगर हमें कोई और मेथड याद ही नहीं आ रहा उस टाइम पे और हमारे पास टाइम भी है तो हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है ना। तो अभी हम 12th में जो पढ़ के आए थे, हम क्या करते हैं, या तो कोई एक कॉलम उठा लो या कोई एक रो उठा लो। जैसे मैंने फर्स्ट रो उठा ली, ठीक है। R1 में मैंने क्या कर दिया, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, मैं ये सब सारी इसमें ऐड कर दूंगी R1 में, तो मुझे क्या मिलेगा? देखिए, ऑपरेशन लगाना तो सबको आता है आई थिंक। R1 में मैंने ऑपरेशन लगाया और इन सबको ऐड करके लिख दूंगी मैं, तो क्या हो जाएगा? 10 20 30 40 और 41 41 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड एलिमेंट में क्या आ जाएगा? 41, थर्ड एलिमेंट में 41 एंड फोर्थ वन इज आल्सो 41। बाकी सभी एज इट इज, मैंने सिर्फ R1 पे ऑपरेशन लगाया है, बाकी को मैंने एज इट इज रखा है। ये 10 है, दिस इज 10 11 एंड 10
फिर है 10 10 10 एंड 11। ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे दिख रहा है 41 R1 में कॉमन है, तो मैं R1 में फिर से ऑपरेशन लगा दूंगी, R1 डिवाइड बाई 41, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको कि हम 41 को कॉमन निकाल देते हैं R1 से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 1 1 1 10 11 10 10 10 10 11 10 10 10 10 11। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई ऑपरेशन समझ नहीं आया हो, कैसे कर दिया, तो गो अहेड टू आस्क। ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, बताओ कोई मुझे, क्या कर सकती हूँ मैं इसमें। मैम रो ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि रो ऑपरेशंस का डिटर्मिनेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उससे हम नीचे वाली रोज को 0 0 कर देंगे। बिल्कुल, हाँ कर सकते हैं, बताइए क्या क्या ऑपरेशन लगाऊं मैं। मैम R2 पे ऑपरेशन यूज करेंगे, R2 माइनस 10 टाइम्स R1, और R3 पे भी लगा देंगे और R4 पे भी। लगा देंगे, बिल्कुल। मनदीप ने क्या बताया है कि हम R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे, क्या 10 टाइम्स ऑफ R2 माइनस 10 टाइम्स ऑफ R1। R3 पे भी सेम ऑपरेशन लगा देंगे, R3 माइनस 10 टाइम्स ऑफ R1, क्योंकि हमें देखो इसकी फर्स्ट एंट्री हमें दिख रही है 10 10 10 है सबकी, तो हम ये वाला ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, माइनस 10 टाइम्स ऑफ R1। तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर R1 एज इट इज है, अब हमने R1 को नहीं, अब ये कि देखो 10 से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करना है, तो ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा और ये भी 0। सेकेंड एंट्री देखिए 11 माइनस 10 होगा यानी कि 1, फिर 10 माइनस 10 इज 0 एंड 10 माइनस 10 इज 0। सिमिलरली R3 में लगाएंगे तो ये 0 1 0 और दिस इज 0 0 1। ठीक है, अब अगर हम इसको एक्सपेंड करना चाहें फर्स्ट एलिमेंट के अराउंड, तो 41 एज इट इज है बाहर, 1 इंटू क्या करते हैं, इसको और इसको छुपा लेते हैं, जो मैट्रिक्स बचती है उसका क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट। अब ये क्या दिख रही है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको भी हम सीख लेंगे, अगर किसी को नहीं पता है तो क्लासेस में इसको सिखाया जाएगा। इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट दैट इज 1, तो आंसर क्या आ गया हमारा 41। देखिए, तो ऐसे क्वेश्चन भी हम सोल्व कर सकते हैं। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में कोई, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो चलिए अब यस मैम। बहुत हो गया क्वेश्चन, अब कुछ टॉपिक पे आते हैं, है ना, बिल्कुल। चलो स्टार्ट करते हैं, मैं फिर से नया पेज लेना चाहूंगी, 1 मिनट। चलिए हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स से, मैट्रिसेस। देखिए, कृपया मेरी राइटिंग की तरफ ध्यान ना दीजिए थोड़ी खराब है मुझे पता है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स देखते हैं क्या होती है। मैट्रिक्स में क्या होता है, एक सेट होता है मैट्रिक्स भी, किसका, सेट ऑफ mn नंबर्स, mn नंबर्स होते हैं इसमें, और वो कैसे अरेंज होते हैं, और ये mn नंबर्स जो होते हैं वो किस टाइप के हो सकते हैं, वो रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी मॉडुलो पी फील्ड से भी लेके आ सकते हैं हम। कृपया मॉडुलो पी फील्ड को देख के घबराए नहीं, ये चीजें आप ग्रुप में पढ़ोगे तब सीख जाओगे, जो नए बच्चे हैं जिनको पता है वो अच्छी बात है। तो सेट ऑफ mn नंबर्स होता है जो कैसे अरेंज होता है, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ एरे, ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे जिसको बोलते हैं। जैसे अगर हम इसको बनाना चाहें तो कोई मैट्रिक्स कैसे दिखती है हमें, यहाँ पे उसका फर्स्ट एलिमेंट होता है A11, फर्स्ट A12 अप टू सो ऑन
A1n। मैं m क्रॉस n की मैट्रिक्स बनाना चाह रही हूँ, m क्रॉस n। m क्रॉस n से मतलब है m रो होंगी और n क्या होंगे, कॉलम्स। तो जो ये हॉरिजॉन्टली होते हैं ये सभी रोज होती हैं, और वर्टिकली जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। तो सेकंड क्या आ जाएगा, A21। ये डिनोट किसको करता है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। दिस इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जो एलिमेंट के सफिक्स हैं वो उनकी पोजीशन बताते हैं कि वो कौन सी पोजीशन पे रखा हुआ है एलिमेंट। दिस इज A22, दिस इज A2n, अप टू सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। और हम लास्ट में, लास्ट वाली रो क्या होगी, mth रो है, तो m रो फर्स्ट कॉलम, M1 M2 अप टू सो ऑन ANN। लास्ट एलिमेंट बता रहा है इसकी, ये m रो में है और nth कॉलम में प्रेजेंट है। तो जो ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं ये सब क्या हो गई हैं, हमारी रोज, और जो ये वर्टिकल कॉलम्स है सभी ये क्या है, हमारे कॉलम्स। ठीक है, और कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम अपनी मैट्रिक्स को कैसे डिनोट कर सकते हैं, A इज इक्वल टू Aij, वेयर I इज द नंबर ऑफ रो। रो को रिप्रेजेंट करता है और J किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम को। ठीक है, और अब जैसे मैं कोई भी लिखती हूँ, यहाँ पे लिख दिया मैंने ABCDEF GHI, दिस इज 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। तो जब तक बोला ना जाए कि ये ABC क्या है, जब तक ये बताया ना जाए कि ये रियल है, कॉम्प्लेक्स है, इंटीजर है या नेचुरल है, तब तक हम इनको क्या मानेंगे कि ये सभी कॉम्प्लेक्स से बिलोंग करते हैं। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या होता है, सबसे बड़ा सेट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बाहर कुछ है नहीं। तो हम जनरली अगर कुछ नहीं बोला गया है तो हम इन सबको कैसे ट्रीट करेंगे, एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रीट करेंगे। क्लियर है डेफिनेशन मैट्रिक्स की। एग्जाम्पल कुछ भी बना सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये मैंने क्या बना दिया है, इसमें कितनी रोज हैं, 1 2 3 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स है। ये 4 क्रॉस 3 की मैंने मैट्रिक्स लिख दिया। अब कुछ जनरल की हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो सबसे पहले मैं एक मैट्रिक्स लिख रही हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे कि वो क्या है। 1 2 -1 -2। तो इसकी शक्ल देख के क्या लग रहा है आपको, मतलब क्या लिख दिया है मैंने, रो मैट्रिक्स। तो इसके रो कॉलम के बारे में बताना चाहेगा। 1 2 3 4। रो मैट्रिक्स क्यों बोला रो आपने, मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्यों है रो मैट्रिक्स ये, मैम एक ही रो है इसमें। अरे भाई बोल दो, एक ही रो है। एक ही रो में मैम, जिस मैट्रिक्स में एक रो होती है, और 4 कॉलम है मैम। जी बिल्कुल, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होती है, कॉलम, एनी नंबर ऑफ कॉलम्स, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। कॉलम्स के बारे में हम कुछ बात नहीं करते, कॉलम्स आप चाहे 1000 बना लो, 2 बना लो, 1 बना लो, इस मैट्रिक्स को भी हम बोल सकते हैं दिस इज अ रो मैट्रिक्स। और अभी आगे चलते हैं, देखते हैं इसको क्या और भी बोल सकते हैं। ठीक है, रो मैट्रिक्स आई होप क्लियर होगी। और ना एक बात बताती हूँ मैं आपको, जो ये बच्चे चुपचाप बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, पता नहीं मुझे सो भी गए होंगे कुछ तो, या कुछ शाय हैं, मतलब सबकी अपनी अपनी कंडीशन हो सकती है। तो आपको जो ये बच्चे बोल रहे हैं ना, इनसे जेलस होने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर क्लास में देते हो तो वो क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलते हो। आप किसी को ये भी लग रहा होगा कि ये तो बहुत बेसिक है, हमें आता है, क्या ही जरूरत है। बट ट्रस्ट मी, जब एग्जाम में हम बैठते हैं ना तो ऐसी बेसिक चीजें की भी मिस्टेक कर देते हैं और बाद में हमें रिग्रेट होता है कि ये तो इतनी छोटी सी चीज थी और मुझे नहीं आई। तो जो चीजें आप क्लास में बोलते हो, जो बार बार बोला जाता है,
वो हमेशा दिमाग में रहती है चीज। कौन कौन इस बात से एग्री करता है मेरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, agree. कोई नहीं करता? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. सिर्फ दो ही बच्चे Yes, ma'am. एग्री करते हैं? यस मैम। चलो अच्छी बात है। तो जो ज्यादा बोल रहे हैं उनसे जेलस हो आप, जो कम बोल रहे हैं वो लोग। ठीक है, अभी मैं इसी को दूसरी तरह से लिख देती हूँ, इसी मैट्रिक्स को मैंने ये लिख दिया। अब बताओ इसको मैं क्या बोलूंगी? मैंने क्या कर दिया, अब इसमें 1 2 3 4 रोज बना दी और कॉलम मैंने एक ही रखा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अब जब एक रो थी हम उसको रो मैट्रिक्स बोल रहे थे, अब एक कॉलम है तो हम इसको बोल देंगे कॉलम मैट्रिक्स। सही बात है, क्योंकि इस चीज Yes, ma'am. स्पेशलाइजेशन हमें इससे ही मिल रही है कि इसमें रोज तो कुछ हम बढ़ा सकते हैं, कॉलम ही तो एक है। स्पेशलाइजेशन यही तो हुई कि एक है, यूनिक है। तो ये हो गई हमारी कॉलम मैट्रिक्स। और जो मैंने ये ऊपर लिखी है मैट्रिक्स ये वाली, इसको क्या बोलेंगे? दिस इज ऑल्सो कॉलम मैट्रिक्स ऑल्सो, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है। तो अपनी मर्जी है भाई, रो में बोलो या कॉलम में। ठीक है, फिर उसके बाद आती है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स हम सबको पता है, बहुत अच्छी सी मैट्रिक्स होती है। क्या करना है, बस हर प्लेस पे नल रख दो। नल मतलब 0 रख दो। ये एक 2 क्रॉस 2 की नल मैट्रिक्स है, यानी और ये 0 0 0 0। मतलब बाय डेफिनेशन अगर हम चलें तो हम क्या बोल सकते हैं? Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i, j, कि हर ij के लिए 0 है। मतलब A11 रखो, A22 रखो, A1000 रखो, सब क्या है? 0। तो ये हो गई हमारी नल मैट्रिक्स। फिर आते हैं हम एक बार स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ। स्क्वायर से क्या समझ आ रहा है? रो और कॉलम इक्वल जब हम स्क्वायर पढ़ते थे तो हम क्या बोलते थे? स्क्वायर नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ इस कॉलम। मैट्रिक्स के नंबर ऑफ। आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, सब आता है आपको। और टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ मैं। नंबर ऑफ रोज अगर नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो जाए तो वो क्या हो जाएगी? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब उसकी लेंथ ब्रेड्थ सेम हो जाएगी, कहने की बात वही है। तो यानी कि n क्रॉस n टाइप की n रोज होंगी और n ही क्या होंगे? कॉलम्स होंगे। जैसे ये मैंने मैट्रिक्स लिखी एक 2 क्रॉस 2 की, ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, बट दिस इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, अलग अलग है ये। ठीक है, अब ये बताओ ये कैसी होगी? ये कैसी मैट्रिक्स लिखी है मैंने? नल मैट्रिक्स। यही लिखी है मैंने, बस ये वाली नल मैट्रिक्स है, बिल्कुल है। और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है मैम। स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, बिल्कुल। और अरे ये कॉलम मैट्रिक्स भी तो है, रो मैट्रिक्स चारों भी तो मैट्रिक्स है, है, चारों मैट्रिक्स एक ही कॉलम तो है। बिल्कुल बिल्कुल, चारों मैट्रिक्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ना चाहिए अब इसके बाद? क्या पढ़ते हैं हम सबसे अच्छी वाली मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? यूनिट मैट्रिक्स। हमें सबसे अच्छी मैट्रिक्स लगती है सिर्फ दो, एक नल मैट्रिक्स और एक यूनिट मैट्रिक्स। एग्री करते हो ना इस बात से? तो सारे काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं दोनों में। ठीक है, तो यूनिट मैट्रिक्स क्या बोलेंगे? सबसे पहली कंडीशन क्या होती है यूनिट मैट्रिक्स की? दैट दिस शुड बी स्क्वायर। स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स कब बोलेंगे? जब वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। फर्स्ट इज कि Aij is 0 or I is equal to j, and second is Aij is no
नॉट इक्वल टू बोलना गलत होगा, क्या बोलेंगे, Aij इज इक्वल टू 1 फॉर I इज इक्वल टू j। मतलब जब जब I और j इक्वल होंगे तब तब 1 आएगा, और जब जब I और j इक्वल नहीं होंगे तब तक क्या आएगा, 0। जैसे मैं पहले सिंबॉलिकली लिखती हूँ, हम क्या लिखते हैं, A11, A12, A13। देखो जो बच्चे ये आंसर दे रहे हैं ना, इनको ये आता है सब, और जो आंसर नहीं दे रहे हैं उनका मुझे पता नहीं चलेगा आता है या नहीं। तो अगर आपको नहीं आता होगा तो आप पीछे रह जाओगे, तो देख लो अब आपको बताना है या नहीं। A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ये मैंने लिखी 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमने क्या बोला है, Aij 0 फॉर I नॉट इक्वल टू j। मतलब देखो जो फर्स्ट एलिमेंट है मैट्रिक्स का A11, इसमें तो I और j इक्वल है, A12 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है इक्वल, इसमें भी नहीं है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, 0। सिमिलरली ये वाले भी 0 हो जाएंगे। और क्या बोला है हमने, अगर I और j इक्वल है तो 1 होगा, तो I और j इससे भी इक्वल है, इससे भी इक्वल है और इससे भी इक्वल है, तो दिस बिकम 1 1 1 0 0 0 एंड 0 0 एंड 0। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3x3। तो ऐसे ही आप कितने ऑर्डर की भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। क्लियर? तो हम इसको दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं स्क्वायर में, जो ये एलिमेंट्स होते हैं सेम पोजीशन पे, ये डायगोनल। जी बोलिए, कोई बोलना चाह रहा है शायद। मैम आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए जो कंडीशंस लिखी हैं, AI इज इक्वल टू 0, I डज नॉट इक्वल टू ये, और सेकंड कंडीशन, तो ये हम क्रोनेकल डेल्टा फंक्शन के लिए भी तो यही कंडीशंस होती हैं, तो फिर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्रोनेकल डेल्टा फंक्शन से भी डिनोट कर सकते हैं। क्रोनेकल डेल्टा में देखो उसमें क्या होता है कि मतलब खुद से मल्टीप्लाई होती है उसमें, मतलब कि किसी कोई भी अगर एलिमेंट है से A, कोई भी एलिमेंट है, ये A की A से मल्टीप्लाई करे तो 1 आए, और A की किसी और एलिमेंट से मल्टीप्लाई करे तो आंसर 0 आए। ये होता है हमारा क्रोनेकल डेल्टा फंक्शन, ना कि ये तो सिर्फ एज ए रिप्रेजेंटेशन की टेक्निक है हमारी, कि जो डायगोनल पे एलिमेंट्स रखेंगे वो 1 होंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन वाला कोई सीन नहीं है ऐसा। ठीक है, बाकी अगर ऐसा कुछ और होगा इसके बारे में तो मैं आपको स्टडी करके जरूर बताऊंगी। अगर आपको कुछ और पता है इसके बारे में जो मुझे नहीं अभी पता है तो आप मुझे बता सकती हैं। जहां तक मुझे लगता है क्रोनेकल डेल्टा में तो यही होता है, मल्टीप्लिकेशन वाली चीजें, कि खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पे 1 आए और किसी और के साथ करें तो 0 आ जाए। ठीक है मनदीप? ओके मैम। शांत हो गए भाई, क्या बात है? ठीक है, नो मैम। चलो फिर हम अब ये बेसिक थी, बाकी जो स्पेशलाइजेशन आएंगी वो हम आगे करेंगे। उससे पहले हम डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज किया है डायगोनल एलिमेंट्स को। तो किसी भी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, तो यहाँ पे कोई मुझे बता सकता है? अभी जो नहीं बोल रहा है वो बोले प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप रिस्पॉन्स दें, क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। मैम पारस, आप बोल रहे हो क्या? मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी है। पहले बोला। हाँ बोला कीजिए। जोनी जी बोला कीजिए, आप बताइए इसका आंसर क्या बताना है, क्या बोल सकते हैं, मतलब डायगोनल एलिमेंट में मैंने क्या बोला है? इसको मैम जो डायगोनल एलिमेंट होगा मैम वो तो सेम होगा, बाकी एलिमेंट 0 होंगे मैम। वो एलिमेंट इनके रो नंबर और कॉलम नंबर सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बता रहे हो? नो मैम, Equal to डायगोनल J। सेम एलिमेंट होगा जी, बिल्कुल। मैं डायगोनल एलिमेंट से पूछ चुकी हूँ, मुझे लग रहा है आप सो गए थे। चलिए कोई बात नो नहीं। मैम,
सुन रहा हूँ ए मैम। आई जे अगर कोई मैट्रिक्स है, चलिए अच्छी बात है, जिन एलिमेंट तो जिस के लिए भी आई इक्वल टू जे होगा। जी सुन गया जुबैर, ठीक है। जिन एलिमेंट्स का रो नंबर और कॉलम नंबर सेम होगा, मतलब आई इक्वल टू जे होगा। मतलब जब अगर मैंने ये मैट्रिक्स लिखी है यहाँ पे, दिस इज आई इक्वल टू जे, रो नंबर और कॉलम नंबर सेम है, उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। और जिस लाइन पे ये लाई करते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो एक लाइन पे लाई करते हैं, और इस पूरी लाइन को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल। दिस इज प्रिंसिपल डायगोनल। क्लियर ये चीज? डायगोनल एलिमेंट। फिर पढ़ते हैं मैट्रिक्स ओवर अ फील्ड। मतलब ये क्या चीज है मैट्रिक्स ओवर अ फील्ड? मैट्रिक्स ओवर अ फील्ड, इसका क्या मतलब है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर उसके एलिमेंट्स किसी न किसी फील्ड से बिलोंग करते हैं, जैसे फील्ड क्या क्या हो सकती है? अभी कुछ बच्चे फील्ड सुन के घबरा जाएंगे कि फील्ड ये क्या बोल दिया, तो डरने की जरूरत नहीं है, हमारा इससे ज्यादा लेना देना नहीं है बिल्कुल। क्यू ले लो, आर ले लो, सी ले लो, या जेड पी ले लो, ठीक है, वेयर पी इज प्राइम। ये सब क्या है? फील्ड्स हैं। तो अगर हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स इनमें से किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो हम क्या बोल देंगे? मैट्रिक्स ओवर अ फील्ड। जैसे अगर रियल से बिलोंग करते हैं हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट, तो हम क्या बोलेंगे मैट्रिक्स को? रियल मैट्रिक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स से बिलोंग करते हैं, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ऐसे ही अगर कुछ भी बोलना ही नहीं हुआ, क्वेश्चन में होता है कि कुछ बोलना ही नहीं गया हो, तो हम फील्ड हमारी इन जनरल फील्ड क्या लेके चलते हैं? हम कॉम्प्लेक्स नंबर को अपनी फील्ड लेके चलते हैं। इसका रीजन मैं बता चुकी हूँ, ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा होता है। अब हम देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, ठीक है, लेकिन उसके एलिमेंट्स को थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। मैम जैसे मैं ये लिखती हूँ, मनदीप बोलिए। आपने बोला कि मैट्रिक्स ओवर ए फील्ड, तो क्या हम हमेशा एक मैट्रिक्स की बात ओवर ए फील्ड ही करेंगे या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? देखिए, फिर अगर हम सिर्फ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो वो इसके अलावा भी हो सकता है, लेकिन जब हम मैट्रिक्स के ऑपरेशंस की बात करते हैं ना, क्योंकि सिर्फ मैट्रिक्स तो हम पढ़ते नहीं हैं, सही बात है ना, मैट्रिक्स के ऑपरेशंस पढ़ते हैं, तो जो मैट्रिक्स के ऑपरेशंस है वो तो किसी न किसी फील्ड से आते हैं। मतलब अगर उसके एलिमेंट्स किसी फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं और उसके सारे ऑपरेशंस को वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, तभी वो मैट्रिक्स डिफाइन होगी। तो अगर कोई मैट्रिक्स डिफाइन करके हमें दी हुई है, तो वो ऑटोमेटिकली और उसके ऑपरेशंस जिस फील्ड को सेटिस्फाई करते हैं ना, उसी फील्ड के ऊपर वो डिफाइन होती है, ठीक है। मैट्रिक्स को तो मैं लिखने को ये लिख सकती हूँ, दिस इज 1 2 3 4, तो और मैं बोल दूँ ओवर नेचुरल नंबर, लेकिन फिर हम इसमें सब्ट्रैक्शन नहीं अप्लाई कर सकते, समझ रहे हो आप? इसमें सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर पाएंगे हम, तो इसको करेंगे क्या हम इस मैट्रिक्स का, है ना? तो ओवर अ फील्ड ही मैट्रिक्स क्या होती है? डिफाइन होती है, क्योंकि हमें ऑपरेशन बिना फील्ड के हम कैसे अप्लाई करेंगे। जी जुबैर, आप कुछ पूछ रहे थे? फील्ड के हिसाब से ही हमें चलिए, अब हम क्या करते हैं हाँ, उसकी टेंशन की जरूरत नहीं है, वो हमेशा अगर कोई और फील्ड होगी तो मेंशन करके देगा, अगर कोई फील्ड ही नहीं दी हुई है तो हम क्या कंसीडर करेंगे? फील्ड को कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर में तो हर ऑपरेशन सेटिस्फाई करता है, समझ रहे हो? कॉम्प्लेक्स में तो सभी ऑपरेशन अप्लाई होते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली मैट्रिक्स पे भी अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो हम एनालाइज कर रहे थे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को, तो मैं एक मैट्रिक्स लिखती हूँ यहाँ पे, थोड़ा अच्छे से लिखती हूँ। मुझे ये बताइए, किसी को ये स्लाइड्स भी एज ए नोट चाहिए क्या, जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे? मुझे नहीं लगता कोई इनमें से करेगा, क्योंकि इतनी गंदी सी लिखी हुई है ये
नोट्स वैसे आप नो, क्लासेस जब लिख स्टार्ट रहे होंगी हैं। तब प्रॉपर बोलो। मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स। तो मैं इसमें लिख रहे हैं। हाँ, खुद से अगर बनाओगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा हो कि मिसमैच हो रही है स्पीड, या अगर लिख रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा, या समझ रहे हैं तो लिख नहीं पा रहे हैं, तो लिखना कम प्रेफर कीजिए। मतलब कुछ हाइलाइटेड पॉइंट ही लिख लीजिए ताकि आपको रिवीजन में हेल्प मिले। बाकी ऑल नोट्स तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, उसकी टेंशन की जरूरत नहीं है। बाकी मैं हैंड रिटन नोट्स ही ज़्यादा प्रेफर करवाती हूँ, अगर आप बनाओ तो अच्छी बात है। क्लास के साथ साथ नहीं बना सकते तो क्लास के बाद बना लीजिए, रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगे आपको, तब देख के बना लीजिए, या जो मैं नोट्स भी दूंगी उसमें से भी आप पिक करके अपने हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए तो अच्छी बात है, ठीक है। देखो ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है, इसके थोड़े एलिमेंट्स की पोजीशन को जरा हम एनालाइज करते हैं। तो ये तो हमने सबसे क्या बोला है, सबसे पहले दिस इज डायगोनल, दिस इज प्रिंसिपल डायगोनल, और इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, सभी डायगोनल एलिमेंट्स। यहाँ तक क्लियर है किसी को? किसी को क्लियर है यहाँ तक? यस मैम, यस, क्लियर। किसी को भी क्लियर नहीं है? यस मैम, सब क्लियर है। अरे मैम क्लियर है। क्लियर है मैम, क्लियर है। हाँ, सब क्लियर है। चलो अच्छी बात है। जो डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं, जस्ट ऊपर वाले, उनको हम क्या बोलते हैं, सुपर डायगोनल। अरे वाह, सुपर है ये तो, क्योंकि ऊपर है ना, ठीक है। डायगोनल से जस्ट नीचे वाले एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, सब डायगोनल, सब डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। ये सब है, नीचे है ये, ठीक है। और जो ये उल्टा सा हमें डायगोनल दिख रहा है कुछ, अगर हम मैट्रिक्स को उल्टी करके देखें तो ये हमें कुछ डायगोनल मिलेगा, एंटी डायगोनल। इसको हम क्या बोलते हैं, बैकवर्ड डायगोनल। बैकवर्ड डायगोनल बोल सकते हैं, एंटी डायगोनल बोल सकते हैं, या फिर रिवर्स डायगोनल। अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जिसको अच्छा लगे वो बोलिए। मैं इसको बैकवर्ड डायगोनल ही बोलने वाली हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर मैं कभी बैकवर्ड डायगोनल बोलूँ तो एक बार देखते हैं ये कैसे, मतलब इनकी खास बात क्या है। तो अगर मैं इस टाइप से लिख दूँ इसको, A11, A12 अप टू A1n, सेकेंड इज A21, A22 अप टू A2n, और ऐसे में अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स बनाओ, क्योंकि हम स्क्वायर वाले में ही डायगोनल बता सकते हैं, ठीक है। ये बात हम पहले क्लियर करके चले हैं कि डायगोनल अगर है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आएगा। दिस इज ANN, ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। तो हमने क्या बोला कि जो ये वाले एलिमेंट्स हैं जिनका रो वाली पोजीशन और कॉलम वाली पोजीशन सेम होती है वो हमारे होते हैं डायगोनल। तो अब देखो ये किस टाइप के हैं, मतलब I इक्वल टू J टाइप का है, 2 2 3 3 4 4 n। तो हम इस पे क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू J टाइप के एलिमेंट है ये, है ना, जिनके सफिक्स में I इक्वल टू J पोजीशन आती है। फिर उसके बाद हम आते हैं इस पे जो हम सुपर डायगोनल बोल रहे हैं। मैं इसको थोड़ा लास्ट एलिमेंट लिख देती हूँ, AN-1, n आएगा यहाँ पे। तो इसकी पोजीशन जरा एनालाइज कीजिए। ये है A12, यहाँ पे आएगा A23, ये AN-1, n। तो ये कैसा लग रहा है, इसमें हमें देखने में लग रहा है, देखो जो रो है वो हमेशा ही कॉलम वाली पोजीशन से छोटी हो रही है ना। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, I इज लेस देन J, सही बात है ना। या फिर और दूसरा और अच्छा भी क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा J है वो कैसे, J को हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब I में अगर हम 1 जोड़ दें तो J मिल जाएगा ना हमें, 1 में 1 जोड़ दें तो 2 मिल जाएगा। तो I प्लस 1 इज इक्वल टू J भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब हम सब डायगोनल्स पे आते हैं, ये कैसे दिखते हैं। इसकी भी एक पोजीशन मैं 1 2 और लिख देती हूँ। दिस इज nth रो n-1th पोजीशन, थोड़ा नीचे लिख देती हूँ ताकि समझ आ जाए। कहाँ ही समझ आएगा इतने छोटे में। AN-n-1, ठीक है। और ये 2 1 है, यहाँ पे आएगा A32 आएगा ना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, हाँ, थर्ड रो सेकेंड कॉलम।
ऐसे आएगा। इसमें क्या दिख रहा है हमें, सुपर का उल्टा दिख रहा है। इसमें क्या है, रो वाली हमेशा क्या है, बड़ी है कॉलम वाली से, यानी कि आई इज ग्रेटर देन जे, और क्या लिख सकते हैं, आई प्लस वन जो है वो जे के इक्वल है। ठीक है, इनकी ये पोजीशन बहुत काम आने वाली है हमें आगे जब हम नॉन ट्रिवियल एंट्रीज पढ़ेंगे, तो उसमें हम ताकि डायमेंशन वगैरह इजीली बता सकें। मैंने कोई और भी उठा लिया है इसमें से, 1 मिनट रुकिए। A1N, मैं रिवर्स डायगोनल उठाना चाह रही हूँ। ये तो घिच हो गई यहाँ पे भाई, थोड़ा सा रिवर्स डायगोनल को मैं नीचे बनाती हूँ। देखो ये है AN1, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, AN-1 टू मैम क्वेश्चन है इसमें A1N, जैसे ये वाली थी जी, देखो जैसे ये थी, ये कौन सी पोजीशन थी, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, ठीक है, ये कौन सी पोजीशन थी, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये कौन सी पोजीशन थी, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, और ये कौन सी पोजीशन थी, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम। तो ये कैसे चल रहे हैं, A1 4, A2 3, ठीक है, A3 4, A4 1। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, देखो इन सब इन मतलब छोटा बड़ा तो कुछ दिख नहीं रहा, मिक्स मैच है इसमें। यहाँ पे I बड़ा है, J छोटा है, यहाँ पे J बड़ा है, I छोटा है, तो लेकिन हमें कुछ और दिख रहा है यहाँ पे। देखो 4 + 1 करेंगे तो आएगा 5, 2 + 3 करेंगे तो भी आएगा 5। हाँ ऐसा, तो लेकिन उनका जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रह रहा है, मतलब उनका सम करें तो वो हमेशा क्या आ रहा है, कांस्टेंट। ये मैंने गलत लिखा क्या, ये है थर्ड रो सेकंड कॉलम, क्या बात है, आप मिस्टेक नहीं ढूंढते। इन दोनों का सम भी क्या रहा है 5, और इन दोनों का सम भी 5। तो मतलब जो एंटी डायगोनल से एलिमेंट होते हैं उनके सफिक्स का मतलब उनकी पोजीशन का अगर हम सम करें, यानी कि I + J करें, तो वो क्या आता है N+1, क्योंकि हमारी 4 × 4 की मैट्रिक्स थी, लेकिन इसके पोजीशंस का सम किया तो हमें क्या मिला, 5 5 मिल रहा है। ठीक है, तो I + J क्या आया, N+1। तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं कि जो डायगोनल पे एलिमेंट्स होते हैं उनके सफिक्स सेम होते हैं, I = J। जो सुपर डायगोनल पे होते हैं उसमें रो नंबर जो होता है वो कॉलम नंबर से छोटा होता है, और सब डायगोनल वाले में रो नंबर कॉलम नंबर से बड़ा, और जो एंटी डायगोनल होता है या बैकवर्ड डायगोनल होता है उसमें क्या होता है, जो सफिक्स होते हैं उनका सम क्या आता है हमारा, N+1 आता है। इसमें कोई किसी को डाउट, कोई जैसे एक और एग्जांपल से हम देख लेते हैं, थोड़ा छोटा बना लेते हैं, 3 × 3 का, 1 2 3, दिस इज 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और इसको सिंबॉलिकली भी लिख लेते हैं हम, A11 A12 A13 A21। क्या आपकी आवाज मेरे को क्लियर नहीं आ रही है, रिपीट कीजिए आप, मुझे क्लियर आवाज नहीं आ रही है आपकी। देखिए अब सबसे पहले डायगोनल तो हमें पता होता है, दिखता है, ये तो साफ साफ दिखता है, I = J 3 3 2 2 1 1। और इसमें क्या हो रहा है, I में 1 ऐड करने पे हमें J मिल रहा है, तो I + 1 = J। ठीक है, अब एंटी डायगोनल का थोड़ा देखते हैं, क्योंकि सब डायगोनल मुझे पता है, आप इंटेलिजेंट है, कर लेंगे। ये देखिए 3 + 1 क्या आया, 4, 2 + 2 is 4, 3 + 1 is 4, यानी कि I + J is, ये 3 × 3 की मैट्रिक्स थी तो हमारा मिला 4, यानी कि N+1। क्लियर हुआ ये सबको, समझ आया, आगे चले। I + 1 = J ठीक कैसे है, आया मैम? देखो ये वाला है ना सुपर डायगोनल, है ना, यही है सुपर डायगोनल।
क्या आ रहा है Yes, इसकी देखो, क्योंकि जो हमारा रो और कॉलम होता है उनमें सिर्फ एक का ही डिफरेंस आता है यहाँ पे, जो सुपर डायगोनल होता है और जो सब डायगोनल होता है उन दोनों में ही, ठीक है। बस फर्क क्या होता है कि जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसके ऊपर जो होते हैं वो हमेशा रो नंबर छोटे होते हैं, और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जो रो नंबर होते हैं वो बड़े होते हैं। और उनका भी एक पैटर्न है कि प्रिंसिपल डायगोनल के जस्ट अबव वाला जो नंबर होगा उसमें सिर्फ एक का डिफरेंस आएगा, इसके बाद अगर कोई डायगोनल होगा तो उसमें 2 का डिफरेंस आएगा। देखो इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 1 का डिफरेंस है, आगे अगर हम बढ़ेंगे तो उसमें 3 का डिफरेंस आ जाएगा। ऐसे चलता जाता है ये पैटर्न, ठीक है। तो ith पोजीशन पे क्या है इसमें 1, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बात कर रहे हैं हम। तो अगर हम i में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा। सिमिलरली नीचे वाले में उल्टा हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाले में जो है वो रो नंबर बड़े होते जाते हैं, कॉलम नंबर छोटे होते जाते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे की बात कर रही हूँ मैं, ऐसे छोटे नहीं होते, रो की पोजीशन के अकॉर्डिंग छोटे होते जाते हैं। मतलब सेकंड रो है तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है, ये थर्ड रो है तो सेकंड कॉलम है। आपको हुआ जुबैर क्लियर? या और एक 2 एग्जांपल और ले लेते हैं हम, चलिए 4x4 की ले लेते हैं एक मैट्रिक्स, थोड़ी अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए 4x4 की लेते हैं एक मैट्रिक्स, दिस इज A11, A12, A13 and A14, A21, A22, थोड़ा ऑब्जर्व करना इसको, A23, A24, A31, A32, A33, A34, this is A41, A42, A43, A44। इस पे एनालाइज करो। देखो ये प्रिंसिपल डायगोनल तो सबको पता है, मैं एक लाइन लगा देती हूँ इस पे, ठीक है। अब ये देखो, ये है हमारा सुपर डायगोनल, इसमें देखो पोजीशन, i की पोजीशन 1 है, j की 2 है, यहाँ पे i की पोजीशन 2 है तो j की 3 है, इसकी 3 है तो इसकी 4 है, यानी कि जो हमारा j है वो कैसे मिल रहा है हमें, i में एक ऐड करके, ठीक है। और i क्या है, लेस देन j है। और इसमें हर एक में देखो, अब इनका डिफरेंस 1 का डिफरेंस है दोनों में। अब देखो अगली पोजीशन पे 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें 3 का डिफरेंस है। मतलब n, अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो n-1 तक के डिफरेंस वाले हमें मिलेंगे। सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा, लेकिन उल्टा हो जाएगा। ये हमारा सब डायगोनल है, इसमें देखो इनका डिफरेंस 1-1 है सबका, इनका डिफरेंस सबका 2-2 है और इसका 3 है। और यहाँ पे क्या है, जो हमारा i है वो j से बड़ा है, और यहाँ पे i कैसे मिल रहा है, j में एक ऐड करके। यहाँ पे अगर हम इस वाली पोजीशन के नंबर्स की बात करेंगे तो उनमें i कैसे मिलेगा, j में 2 ऐड करके, j में 3 ऐड करके। अब हो गया क्लियर? अगर किसी को अब भी डाउट है तो पूछ लीजिए, हम और एग्जांपल्स कर लेंगे। पूछने का कोई खर्चा नहीं है, पढ़ने का है बस। चलिए क्लियर है ना सबको? थोड़ा सा i + j = n+1 वाला बता दीजिए, बताइए। नेटवर्क चला गया। चलिए हाँ, इसी में देख लेते हैं एक बार। देखो एंटी डायगोनल देखते हैं हम, ये है हमारा एंटी डायगोनल। ये लाइन मेरी थोड़ी उल्टी पुल्टी लग रही है, लेकिन अगर सीधी लगती तो ये सीधा ही लगता। ये है ना हमारा एंटी डायगोनल, रिवर्स डायगोनल। इसमें देखो 4 + 1 5, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 1 5। मतलब जो इनकी पोजीशंस हैं उन पोजीशंस को अगर हम ऐड करें तो हमें क्या मिल रहा है, 5। वो क्या है हमारा मैट्रिक्स का जितना ऑर्डर है उसमें एक ऐड कर दे तो वो हमें वो नंबर मिल रहा है। क्योंकि और कोई इसकी खास बात हमें दिख नहीं रही पोजीशन की, क्योंकि इसमें बड़े वाले भी हैं छोटे वाले भी हैं, लेकिन ये खास बात जरूर है इनकी कि ये कांस्टेंट n+1 के इक्वल आती है इनकी पोजीशन जो होती है। तो आगे से कभी भी पोजीशनिंग करनी पड़ जाए हमें तो हमें पता होगा कि ये एलिमेंट
कहाँ पोजीशन करना है हमें। ठीक है, इससे ये फायदा हो जाएगा हमें। हो गया क्लियर? जिसका नेटवर्क गया था, मेरे को आवाज से पहचान नहीं आया वो कौन था। हुआ क्लियर? यस मैम। अब चलते हैं थोड़ा आगे, कुछ नई चीज सीख ली, अब पुराने पे आते हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी दो मैट्रिक्स को इक्वल कब कहेंगे? अरे एक मिनट रुकना, हमारे यहाँ लाइट चली गई है, मुझे लाइट ऑन करनी पड़ेगी। जस्ट अ सेकंड। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब मुझे ये बताइए, क्या मैं क्वेश्चन देती हूँ एक, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखी और मैंने एक ये मैट्रिक्स लिखी, क्या मैं इन दोनों को इक्वल बोल सकती हूँ? क्वेश्चन मार्क। नो मैम। नो मैम। सेम होना चाहिए। काहे? काहे? 0 0 ही तो है दोनों में, 0 इसमें है 0 इसमें है, क्या फर्क है? 0 तो 0 के इक्वल होती है हमेशा। अब ये कहाँ से आ गया? नंबर ऑफ कॉलम। जी बिल्कुल। और ठीक है, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं चलेगा 0 0 के इक्वल है, हमें दिख रहा है इसमें 4 0, इसमें 6 0, कैसे इक्वल हो जाएगा? मतलब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन होती है? फर्स्ट कंडीशन तो होगी कि ऑर्डर जो है मैट्रिक्स का वो क्या होगा? सेम होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड चीज क्या होगी? कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ठीक है, अब मेरे को एक बताना, मैं लिखती हूँ यहाँ पे 1 2 4 5 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 3 4 5। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नो मैम। नो मैम। मैम रिपीट करना। सामने बताइए, नो मैम नो। क्या ये दोनों इक्वल है? मैंने ये क्वेश्चन पूछा, ये दो मैट्रिक्स लिखे हैं, एक ये। सामने No, बताइए मुझे। मैम नहीं है। क्यों? रीजन भी बताइए साथ में। तान्या, मैम इसमें सारे एलिमेंट्स कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं ये? सेकंड मैम। सारे एलिमेंट सेम नहीं है तो कौन, वो भी बता दो कौन जो एलिमेंट। 2 इज नॉट इक्वल टू 3। हमने क्या लिखा? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम। कोरस्पॉन्डिंग मतलब जो इस पोजीशन पे एलिमेंट है और दूसरी मैट्रिक्स की भी सेम पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। यानी कि यहाँ A1 पे 1 रखा है तो यहाँ पे भी A11 पे 1 रखा होना चाहिए। यहाँ A12 पे 2 रखा है तो यहाँ पे A12 पे 2 ही रखा होना चाहिए, जो कि नहीं रखा है। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मतलब ये है हमारा। तो इसीलिए ये दोनों मैट्रिक्स क्या है? इक्वल नहीं है। ठीक है, अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। मैं एक मैट्रिक्स लिख रही हूँ यहाँ पे, दिस इज 3 2 1 x y 5 1 -1 and 4 और दिस इज ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स मैं लिख रही हूँ 3 2 1 -1 0 5 and this is 1 -1 and z। मुझे गिवन है that a is equal to b, तो मुझे वैल्यूज चाहिए x की, y की एंड z की। x y एंड z की वैल्यूज ऑफ x y एंड z बताइए। x equals to Quick -1, answer y दीजिए। equals to 0, z equals to 4. सभी रिकॉर्ड कराएंगे अपना आंसर।
कितने बच्चे प्रेजेंट हैं मैं एक बार देख लेती हूँ, उतने ही आंसर मुझे मिलने चाहिए वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। यहाँ पे प्रेजेंट है, अच्छा एक तो अभी भाग गया, 10 बच्चे हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ, मतलब 9 आंसर मेरे को मिलने चाहिए। -104। 9 आंसर मिलने चाहिए मुझे, बताइए आप। हाँ जिसका आंसर सेम है वो ऐसे भी बोल सकता है मैम यही है मेरा आंसर। -104। 4 आंसर आए हैं अभी तक जी, 5 आ गए -104। और जो अभी लास्ट में जो आवाज आई है मेरे को वो बताओ कैसे आया -104। मैम ए और और बी अपना नाम भी बताएं साथ में, जो भी एक लड़की की आवाज आई। हाँ आपका नाम क्या है? तान्या। अच्छा तान्या बोली है, चलो अच्छी बात है, ठीक है भाई ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बहुत ज्यादा। ए और बी इक्वल दिए हुए हैं तो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए तो इक्वेट कर देते हैं हम, जेड को 4 से, एक्स को और वाई को -1 और 0 से रिस्पेक्टिवली, ठीक है, तो इसके लिए ये हो जाएगा। अब एक बार देख लेते हैं फटाफट एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं। एडिशन, मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं, ये बताइए मुझे, ये दो मैट्रिक्स ऐड करनी है 1 0 2 4 एंड सेकंड इज 1 0 6 2 4 8, ये दो मैट्रिक्स है, मुझे ये ऐड करनी है, आंसर बताइए फटाफट क्या आएगा। नॉट पॉसिबल। मैम नॉट पॉसिबल। नहीं हो सकते। ऑर्डर इज नॉट सेम, दैट्स व्हाई। तो खास बात क्या है एडिशन, खास बात इसमें क्या है कि एडिशन पॉसिबल तभी है व्हेन ऑर्डर इज सेम, बिल्कुल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस शुड बी सेम, ठीक है, तभी हम ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिसेस को ऐड नहीं कर सकते, और सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं तो हमें उन्हें ऐड करना आता है, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये बात शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी एडिशन की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम एक बार, क्विक देखेंगे। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है, क्या मैं a प्लस बी को b प्लस ए के इक्वल लिख सकती हूँ, कि मैं पहले ए के एलिमेंट्स को लिखूं बाद में बी के और फिर ऐड कर दूं, या पहले बी के एलिमेंट्स को लिखूं ए के एलिमेंट्स को बाद में लिखूं फिर ऐड कर दूं, ये पॉसिबल है ना तो एडिशन में, तो क्योंकि नंबर ही ऐड हो रहे हैं और हमें पता है नंबर एडिशन के विद रिस्पेक्ट क्या होते हैं, कम्यूटेटिव, तो मैट्रिक्स भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या हो जाएंगी, कम्यूटेटिव। क्लियर ये चीज? सेकेंड आता है, क्या अब ये दो ऐसे लिख सकते हैं, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या, ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव, ये मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, इसको बोलते हैं, ठीक है। थर्ड वन क्या है हमारी प्रॉपर्टी, कि अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स ऐड कर दूं या जीरो मैट्रिक्स ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, वही मैट्रिक्स आ जाएगी, क्योंकि उसके एलिमेंट से कुछ इफेक्ट ही नहीं होने वाला, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होती है ना, ये बात सबको पता है कि जीरो को किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जीरो ही मिलता है, ठीक है। फोर्थ वन इज, अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स का नेगेटिव ऐड कर दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, जीरो मैट्रिक्स,
या फिर पहले मैं नेगेटिव कर दूं फिर उसमें ए को ऐड कर दूं, तो इसको क्या बोलेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्लियर है ये चीज? अब नेक्स्ट थिंग क्या है हमारे पास कि अगर मैं a प्लस बी को a प्लस सी के इक्वल लिखती हूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि b इक्वल टू सी है। क्या मैं a को a से कैंसिल कर सकती हूँ यहाँ पे? बिल्कुल कर सकती हूँ, क्योंकि अभी हमने देखा a का नेगेटिव एग्जिस्ट करता है हमेशा, तो मैं इसको दोनों साइड a का नेगेटिव ऐड करके कैंसिल कर सकती हूँ। तो क्या आ जाएगा, b इक्वल टू सी। इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन, क्योंकि हमने लेफ्ट से कैंसिल किया है, लेफ्ट में थी ना ये हमारी। अब अगर मैं लिख दूं a प्लस बी इज इक्वल टू, ये मैंने उल्टा लिख दिया फिर से वही चीज। अब मैं राइट से कैंसिल करना चाह रही हूँ इसको, तो राइट से कैंसिल करते हैं इसको। दिस इज b प्लस a इज इक्वल टू c प्लस a। तो यहाँ से भी मैं क्या बोल सकती हूँ, b इक्वल टू c। इसको बोलते हैं राइट कैंसिलेशन। ठीक है, तो अगर हमारे जो मैट्रिक्स एडिशन है वो इन सब प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रही है, और ये सब प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को मैं अगर ऐड करूंगी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स, यानी कि m क्रॉस n की दो मैट्रिक्स हैं, तो हमें कोई सी मैट्रिक्स मिलेगी, वो भी क्या होगी, m क्रॉस n की मैट्रिक्स। तो ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी होती हैं, एक ग्रुप की प्रॉपर्टीज होती हैं। और साथ में मैं कम्यूटेटिव भी मैंने बोला है यहाँ पे, तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, अबेलियन ग्रुप। कि अगर मैं बोलूँ कि जो हमारी m क्रॉस n की मैट्रिसेस का सेट जो होता है वो अंडर एडिशन ऑपरेशन, m क्रॉस n मैट्रिक्स है ओवर c या फिर ओवर r बोल सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या फॉर्म करता है, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। जिसको अबेलियन ग्रुप नया लग रहा है कोई बात नहीं, आप सीख लेंगे अबेलियन ग्रुप को भी आने वाली क्लासेस में, ग्रुप थ्योरी के लेक्चर्स में। और जिसको पता है, जो फैमिली है इस ग्रुप से, वो अच्छी बात है उनके लिए। ठीक है, तो मतलब ये इन सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, दिस इज मैट्रिक्स जो है सेट ऑफ मैट्रिसेस, वो अंडर एडिशन ऑपरेशन क्या फॉर्म करता है, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं कि किसी भी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ए दी हुई है मुझे, ऐसे लिख देते हैं ABCD। अगर मैं इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, किसी स्केलर के से इसको मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो बहुत आराम से कर सकती हूँ इसको मल्टीप्लाई। क्या आ जाएगा मेरे पास, जो k है वो इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव को करूंगी तो नेगेटिव से हो जाएगा। सही बात है ये? किसी को इसका एग्जांपल चाहिए या हम आगे बढ़ सकते हैं? मुझे लगता है हमें और आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि नया आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़िए। वो काफी लंबा है। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ने का टाइम नहीं बचा है हमारे पास। तो इसमें से अगर किसी को कोई भी डाउट है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो वो मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। शर्माने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जब तक आप नहीं पूछोगे, जब तक आपको नहीं पता होगा, अगर आप पूरी लाइफ नहीं पूछोगे तो पूरी लाइफ आप उस चीज से अनजान रह जाओगे। लेकिन अगर आपने एक बार पूछ लिया तो आप एक बार बेवकूफ दिखोगे, लेकिन पूरी लाइफ के लिए आपको पता होगा उस चीज का। सही बात है? तो किसी भी चीज से रिलेटेड, जो मैंने पेपर बताया उससे रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, मुझसे रिलेटेड, या फिर जो टॉपिक हमने किया उससे रिलेटेड, कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो वो मुझे आप पूछ सकते हैं। आज तो हमने काफी बेसिक किया है। आप कुछ बच्चों को ऐसा भी लगा होगा कि ये क्या, मतलब बोरिंग भी लग गया होगा कि ये तो सब हमने पढ़ा हुआ है, ये क्या पढ़ा रहे हैं। पर स्टार्ट करना बेसिक से ही पड़ता है, आप ये बात समझते हैं मेरे ख्याल से।
धीरे धीरे करके हम एडवांस लेवल पे भी जाएंगे। तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अभी मैं स्क्रीन ऑन ही रख रही हूँ, मैं हिला देती हूँ, किसी को कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो। नो मैम, समझाया मैं। मैम आज का समझ आया। सब समझ आया? चलिए मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर सकती हूँ ना अब अपनी, और मैं आपसे थोड़ा बात करती हूँ। लेफ्ट हो गए? इतनी जल्दी की क्लास में मैंने तो ये नहीं बोला अब मैं क्लास करा दूँ तो आगे। मैम मैं तो रुका हूँ अभी। आप तो रुके हुए हो, मैंने देख लिया है आपको।